हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए और उसका जीएस का पेपर हमें मिला और सामान्य अध्ययन के इन प्रश्नों को थोड़ा सा मेरे लिए रुचिकर होता है। सर्वशुद्ध हल देने के क्रम में मैंने देखा कि प्रश्न ऐसे आए हैं, कुछ करंट के भी हैं जो हमारे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छे होंगे, कॉन्करेंट हैं। और वास्तव में हम लोग प्रश्न पे चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान कुछ नई जानकारियां भी हासिल करेंगे और कुछ मुद्दों को सुन के समझ के बहुत व्यवस्थित कर लेंगे। और प्रश्नों का एक आयोग के द्वारा मिला हुआ क्रमबद्ध नोट्स मिल जाएगा जिससे हमें। तो आइए हम लोग बुकलेट ए सीरीज से हम शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से बिना देरी किए। तो पहला प्रश्न है इसमें, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? पहला प्रश्न है इसका कि तो इसका सही उत्तर है मित्रों 1564 ईस्वी अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त कर दिया था। लेकिन आप समझ के चलिए कि 1575 में उन्होंने उसने फिर से लगा दिया था जजिया कर। तो इसमें पहला ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग जानते हैं मित्रों, 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 1939 में पुनः इनका नाम आया था सामने, लेकिन उस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया के नाम को गांधी जी, बाद में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो आप लोग जानते हैं सिविल सर्विस से 1874 को सिलहट के जब ये असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थे उस समय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे जिन्होंने इनके पद से हटा दिया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 के बीच में वायसराय रहे हैं। 1876 से 80 में लॉर्ड लिटन रहे हैं। 80 से 84 तक लॉर्ड रिपन रहे हैं। रिपन को हमारे देश में कई चीज़ों के लिए उद्धारक का नाम दिया जाता है। रिपन बहुत अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। और डफरिन 1884 से 1888 तक वायसराय रहे हैं। ये क्रम अक्सर इनमें से पूछ लेता है क्योंकि लॉर्ड डफरिन के समय 18 से पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था? तो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट के उपयोग से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जब 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी तो उसमें मगध राज जो था वो सबसे मजबूत स्थिति में आया। वहाँ हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। आप लोग वहीं से चलिए, हमारे भारत में 16 महाजनपद शुरू हुए और सबसे मजबूत महाजनपद था मगध। और मगध में बिंबिसार नामक शासक हर्यंक वंश की स्थापना किया था। हर्यंक वंश के उस क्रम में नंद वंश की स्थापना हुई। और नंद वंश आप लोग जानते ही होंगे, हमारे देश के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ चाणक्य जी थे। नंद वंश के ही एक राजा घनानंद ने उनका अपमान किया था और उस अपमान बदला लेने के लिए वो घनानंद के राज्य को नष्ट करने की कसम खाए। और किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त के। और चंद्रगुप्त मौर्य और उसी समय सिकंदर का भी आक्रमण होता है भारत में।
और सिकंदर के आक्रमण की या यूरोपियों की युद्ध नीति और कौशल अस्त्र का उपयोग करवाते हुए उनसे राजनैतिक रूप से जुड़ते हुए घनानंद को इन्होंने परास्त करवाया और एक नए राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश के रूप में हुआ। और मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक कह सकते हैं हम बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसने फिर शुंग वंश की स्थापना किया। तो इस क्रम में हम लोग कहें तो हर्यंक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और अंत में शुंग वंश। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा मित्रों। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है, जो कि विश्व स्तर पे 84% साक्षरता दर है। तो हम लोग इतना मान के चलें कि विश्व स्तर पर साक्षरता दर 84% है और भारत में है तो हम लोग अभी 10% के करीब विश्व स्तर की साक्षरता के लेवल से पीछे हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संप्रदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 2000 करोड़, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाद में 150 करोड़ रुपया और भी सहायता के रूप में दिया गया है। तो विकल्पों को देखते हुए हम इसमें 2000 करोड़ रुपए को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, 8th क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचाने। बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें और इन तीनों में से कौन मृदा अपरदन के लिए कारक होते हैं या कारगर होते हैं। भूजल, अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में जैसे जो चूना वाले क्षेत्र हैं, डिनारिक क्षेत्र हम धरती के नीचे, तो वहाँ गुफाओं में जो पानी टपकता है उसके चलते कुछ अपरदन होता रहता है और उससे संबंधित कुछ प्रारूप बनते हैं, लेकिन वो हम चूना प्रधान शैलों के रूप में जानते हैं। मृदा अपरदन के कारक में यहाँ बहता हुआ जल और समुद्र की लहरें, अगर हम मान के चलें तो भूजल में भी कुछ बातें जुड़ सकती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें विकल्प मित्रों अर्थात सभी ABC। अगला प्रश्न है जैव विविधता है। जैव विविधता है तो जैव विविधता के ये कारक तीनों हो सकते हैं, अर्थात ये सभी हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब जैव बायोडाइवर्सिटी आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण भी होते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, तो इन तमाम विभिन्नताओं के चलते जैव विविधता की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है मित्रों, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं किस यूनिट के द्वारा। तो सीधा सा जवाब है डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न है ECG, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है। तो रेबीज, ये बीमारी वायरस के द्वारा होती है। अगला है ECG, किस अंग की विद्युतीय गतिकी ग्राफी प्रदर्शन है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हृदय की गति को या हृदय की स्थिति को मापता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है मित्रों, इसमें दिया गया है कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इसके परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक के क्रम में। तो हम लोग इसमें सीधे तौर पर अगर देखें तो एक चीज़ कॉमन सी है कि इनमें सबके परमाणु क्रमांक समान हैं, और अगर परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार चेंज हो रहे हैं तो वो उसको हम एक नाम देते हैं समस्थानिक का, अर्थात वो सब आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन सी सही, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा मित्रों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में पाया जाता है? तो टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है मित्रों। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग कॉप कहते हैं, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट के आधार पे जो शिखर सम्मेलन होता है, हम लोग कॉप नाम देते हैं। तो पेरिस में जो 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था वह 2015 में हुआ था मित्रों। और 2015 ये है, अगर आप ध्यान से सुने तो जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थात इससे पहले 1 साल पहले 2014 में, वह पेरू में हुआ था। 2016 में जो कॉप का जो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है वह मराकेश मोरक्को में हुआ है। और 2017 में कॉप का 23वां शिखर सम्मेलन बॉन शहर जर्मनी में हुआ है। कॉप का 24वां शिखर सम्मेलन कटोविस पोलैंड में हुआ है। 2018 में कॉप का 25वां शिखर सम्मेलन 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ है। और जो अभी तत्काल कॉप 26वां कॉप 26 का मिलान इटली 2021। आइए हम लोग अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न आप लोग समझ सकते हैं मित्रों, हमें लगता है आयोग की तरफ से गलत हो गया है, क्योंकि इसमें प्रश्न में सीधे सुमेलित है होना चाहिए। जो नहीं वर्ड हो गया है उससे ये प्रश्न की अस्मिता पे सवाल है, क्योंकि जितने भी बाकी विकल्प हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में नहीं पाया जाता, वहाँ साइट्रिक एसिड पाया जाता है मुख्य रूप से, फार्मिक एसिड दूध में नहीं पाया जाता, वहाँ लैक्टिक एसिड पाया जाता है मुख्य रूप से, एसिटिक एसिड दही में नहीं पाया जाता, वहाँ भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हाँ, इसका ऑप्शन 3 हो सकता है कि माल्टोज में माल्ट शर्करा या फ्रक्टोज के रूप में होती है। तो हम कह सकते हैं ये प्रश्न आपका हो सकता है स्किप कर दिया जाए आयोग की तरफ से। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो सार्थक ऑफशोर पेट्रोल शिप पे संदर्भित है। यह अपतटीय गश्ती जहाज के विकास पे आधारित है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो आप इसमें सही उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पूरी तरह से ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो मित्रों, इसमें पहला ऑप्शन है साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो हम लोग अगर किसी एक ऐसे एक्सीडेंट को याद करके चलें, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी साइमन गो बैक के क्रम में, उनको लाठी से चोट लगी, तो 1927 में वो स्थिति आई थी। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, 6 अप्रैल 1930 से शुरू किया था इन्होंने। तो और इस क्रम में ये तीनों बहुत ऐतिहासिक रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये तीनों तो होंगे ही। हाँ, इसमें जो टफ एक ऑप्शन दिया वो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु दिया है। तो यहाँ हम लोग अगर ऑप्शन पे एनालाइज करके भी करेंगे तो सही कर ले जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा, पहला और तीसरा विकल्प क्रम से है वो ऑप्शन 1 में ही है।
दूसरा, पहला और तीसरा। तो अगर हम पहले तीनों के बात करें, साइमन आयोग की नियुक्ति 1927, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे तो इसमें विकल्प 1 सही है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसमें सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन 3, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दो 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। इसके पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16.8% थी। अब देखिए 2021 की जनगणना में हम कहाँ पहुँच पाते हैं, लेकिन अभी तक 2011 को मान के चलिए 17.5%। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सीधी सी बात सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ठीक है, क्योंकि कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं और कुमायूं का क्षेत्र सतलज नदी पंजाब या जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकल जाती है, तो उस क्रम में हम लोग कहें कि सतलज और इसी काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय का क्षेत्र व्याप्त था। हरित क्रांति, सीधी सी बात आप जानते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों खास करके गेहूं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित रही। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो इसमें सही ऑप्शन 2 है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो ये उड़ीसा का समुद्र तट मित्रों, ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा का समुद्र तट बहुत तेजी से चक्रवात से प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर रेलवे खंड, नॉर्थ रेलवे खंड भारत का सबसे बड़ा रेलखंड है, जो 6807 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, या उसको क्षेत्रफल में 6807 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर होता है। अगला प्रश्न है, एक गणित का 26वां, एफ के अनुपात में 216 समानुपात एल का क्या मान होगा? तो इसका सही ऑप्शन है 1728 मित्रों, क्योंकि इसमें एफ या हम कहें अल्फ़ाबेट में एफ 6वें स्थान पर पड़ता है और 6 का क्यूब 216 होता है और यल 12वें स्थान पर पड़ता है और 12 का क्यूब 1728 होगा। तो ये राशियों में क्यूब के अनुसार ये बढ़ जाएंगे। इसी तरह सांकेतिक भाषा में गंगा को ये 711471 से व्यक्त करते हैं। उसी तरह यस सरजू को किस नाम से संकेत से व्यक्त करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जैसे हम कहें कि यस अल्फ़ाबेट 19वें नंबर पे पड़ता है और जी अल्फ़ाबेट 7 नंबर पे पड़ता है और ये के लिए इन्होंने 11 संकेत दिया है। तो इसका सीधा सा जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन 1911811021। अगला है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो सीधा सा जवाब है ये पाइथागोरस का प्रमेय है ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सीधा से निकल के आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 64 और 36 बराबर 100 का हम रूट निकाल लेते हैं तो वो 10 किलोमीटर होगा अपने मुख्य प्रारंभिक बिंदु से। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, 2:30 पर दोनों सुइयां घंटे और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनाएंगी? तो सीधा सा जवाब है कि इसमें 95 डिग्री का कोण बनाएंगी, क्योंकि 2:25 पे सीधे ये 90 डिग्री का कोण बनाती है और वो 5 जो मिनट आगे बढ़ जाएगा तो वो
230 पर ये 95 डिग्री का कोण बनेगा। 95 नहीं मित्रों, इसमें 105 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 105 डिग्री का कोण बनेगा। अगला है सादृश्यता पहचानिए। प्रयागराज गंगा, अयोध्या सरयू। सीधी सी बात है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है वो जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है भोज्य एवं भक्षक के रूप में, या हम कहें कि विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध है, तो भोजन और भक्षक, सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज रिलेटेड टू एज प्रे एंड प्रेडेटर। तो इसमें तो खाद्य श्रृंखला चलती है, एक भक्षण करता है और एक किसी का भोजन बन पाता है, एक भोजन होता है। तो इस तरह क्रम से चलता है। जैसे हम तिलचट्टा घास खाता है, तिलचट्टे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। इस तरह एक खाद्य श्रृंखला के रूप में ये चलता रहता है। सर्प को बाज खाता है, इस क्रम में ये चलता है। अगला हम कहें समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है पिलेजिक। अगला प्रश्न है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो यहाँ सीधे सीधे ये बता दिया है कि हमेशा मेगावाट किलोवाट को घंटा के रूप में, प्रति घंटा के हिसाब से मापा जाता है। तो प्रति घंटा के हिसाब से अगर कोई 200 मेगावाट उत्पादित हो रहा है, सामर्थ्य है पावर हाउस का, तो 200 मेगावाट प्रति घंटा, तो 24 घंटे में 4800 मेगावाट घंटा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा मित्रों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है मित्रों। 1986 से हम लोग प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं, 1986 से। अगला प्रश्न हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कब से 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, और मनाते क्यों हैं। 28 फरवरी को ही मित्रों सीवी रमन जी ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की। रमन इफेक्ट जो उन्होंने खोजा था वो अपने आप में विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसे उन्होंने वहाँ चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है उनका प्रभाव। तो चंद्रशेखर लिमिट के रूप में वो नाम दिए जाते हैं, और रमन इफेक्ट इनके साथ रहा है। तो हुआ क्या, 1930 में इनकी इसी खोज के चलते सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन 1928 में जो खोज किए, पुरस्कार इनको मिला था। और इनके इसी नोबेल प्राइज के सम्मान में और इनके याद में 1986 से हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है। तो अभी जल्दी में हर घर में एक नल का लक्ष्य गोवा ऑप्शन नंबर। केंद्र सरकार के 2020-21 के बजट में यह मिशन रखा गया, और इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक हर घर में जल कल, या हर घर में एक नल। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। थाई पूसस तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने के हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुरुआत किया। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। अगला है, 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शग्गी बेन को बुकर पुरस्कार 2020 का दिया गया है। ये स्कॉटलैंड जो लेखक हैं वो डगलस स्टुवर्ट हैं, जिनका पहला उपन्यास है शग्गी बेन, और इन्होंने भारतीय मूल की अवनी दोषी को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार जीता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस भारतीय मूल के लेखक को पीछे करते हुए डगलस स्टुवर्ट ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता। ठीक मित्रों, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित किया गया। शहतूत बांध किस नदी पर
जो ऑप्शन दिया गया है मित्रों, इन ऑप्शंस को एक भी ऑप्शन, खैर हम इसको नहीं पाए हैं, कहीं पढ़े नहीं हैं, हम इसको गूगल पे भी सर्च किए तो वहाँ काबुल नदी दिखा रहा है, काबुल नदी बेसिन दिखा रहा है। अब काबुल नदी बेसिन की कौन सी नदी है ये हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ये हम क्षमा चाहेंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते। इसको हम लोग ये कह सकते हैं, सहतूत बांध को लालंदर बांध भी कहा जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सलमा बांध का समझौता हुआ था। ये दूसरा बांध समझौता है जो कि काबुल नदी बेसिन के किसी छोटी नदी के ऊपर ये बांध निर्मित किया जा रहा है, जिसे हम लालंदर बांध या सहतूत बांध कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1 जुलाई 2017। ठीक है। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मित्रों पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसी तरह जैसे हम कहें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो वहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो प्रमुख विशेषता केंद्र, इसका ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, केंद्र में द्वैत शासन की बात भारत शासन अधिनियम 1919 नहीं करता। यह प्रांतों में द्वैत शासन की बात को आगे लेके आया है, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन जब इसके द्वारा आया तो 1921 से 1937 तक ये लागू रहा। ठीक है। आइए, तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आप लोग जानते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब इसी राजराजेश्वर मंदिर में ही उसके निर्माणकर्ता का नाम छुपा है, जो कि नाम है राजराज प्रथम। ठीक है, बृहदेश्वर राजराजेश्वर। ठीक है, तो ये ध्यान अगर करके हम चलेंगे तो हम इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 लगा पाएंगे। यह 11वीं सदी में निर्मित किया गया था चोल वंश के शासक राज प्रथम द्वारा। अगला प्रश्न है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन AIM 27 मार्च 2018 को यह मिशन लागू किया गया। इसके दो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है उद्यमशीलता विकास और दूसरा है इनोवेशन प्रमोशन प्लेटफॉर्म। यहाँ एक ही ऑप्शन दिया है, उद्यमशीलता के विकास से अटल नवाचार मिशन है। बट आपको मैं बता दूं मित्रों कि यह मिशन नीति आयोग द्वारा लागू किया गया है 27 मार्च 2018 से, और इसके दो मुख्य आधारभूत लक्ष्य हैं। वह है उद्यमशीलता का विकास, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं, और दूसरा है नवाचार के लिए एक आधारभूत। वो बातें AIM से जुड़ी हैं। AIM का मतलब अटल इनोवेशन मिशन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें सही उत्तर है मित्रों MP मध्य प्रदेश में के अंतर्गत वन क्षेत्रफल के रूप में सबसे अधिक है। अगर हम प्रतिशत के रूप में बात करें तो प्रतिशत के रूप में वन का क्षेत्र सबसे अधिक मिजोरम में है। और वैसे हम भारत में वनों के प्रतिशत की बात करें कि पूरे भारत में वन और वृक्ष के आवरण के रूप में कितना वन क्षेत्र है, तो वह है 24.56। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो आप लोग जानते हैं ऐसी दो नदियां हैं जो सीधे पश्चिम की तरफ बह के जाती हैं और पठारों से होके जाते समय इनके साथ बहुत अधिक मिट्टी के कण नहीं होते, ये निक्षेप नहीं कर पाती, ये पठारों पे चलती हैं। पठार का अपरदन बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, इसलिए ये अपने साथ कोई सिल्टेशन नहीं लेके जाती। तो वहाँ क्या
कुछ नहीं ये छोड़ती तो उसके चलते कोई डेल्टा नहीं बन पाता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी के लिए सही होगा। इसके साथ ही ताप्ती नदी भी जाती है, वो भी कोई ऐसा डेल्टा नहीं बनाती। अगला है प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन अंतिम मिशन कह लीजिए, हम अंतिम मिशन के रूप में आता है। 1946 की बात होती है, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आता है। रिजल्ट में यह आता है। यहाँ कभी कभी हम लोग स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं, तो हम लोग कभी 1942 में क्रिप्स मिशन आया था उससे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों आपस में विरोध है। क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं थे, यहाँ थे। तो हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है? तो हम लोग जानते हैं भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची जो 1992 में लागू हुई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें कुल 29 विषयों को जीएस का प्रश्न के 50 प्रश्न रहे हैं, जिसमें से कुछ करंट रहे हैं, कुछ जीएस के अन्य विषयों से जुड़े रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, खास करके मैं इस बुकलेट को जिससे भी मांगा हूँ उन्होंने टिक लगाया था, तो पेन से लगाया था, उसे हम इरेज नहीं कर पाए। तो हमारे कहने का मतलब, आप प्रश्नों को अगर सुनते हुए एक नोट करते चलेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, कि लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, क्योंकि लंबा हो रहा है, लगभग 32 मिनट का हो गया है। लेकिन इन 50 प्रश्नों के द्वारा आपको आधे घंटे के इस समय में लाभ जरूर होगा मित्रों। इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।